इस फिल्म की कहानी एक अमेरिकी गोरे की है जिसकी मुलाकात एक अजीब से फ्रेंच भाई बहन से होती है। कहने को तो दोनों भाई बहन थे, पर उन दोनों के बीच का रिश्ता हमारी समझ के बाहर है। अब तीनों के बीच क्या गुटर को देखने को मिलता है, आइए जानते हैं। इस फिल्म का नाम है द ड्रीमर्स। तो कहानी शुरू होती है मैथ्यू नाम के लड़के से, जो इस मूवी का मेन कैरेक्टर है। फिल्म की कहानी मैथ्यू खुद अपनी जुबानी सुना रहा था। वो दरअसल पढ़ाई के सिलसिले में पेरिस आया था। मैथ्यू को मूवीज देखने का बड़ा शौक था और उसे फिल्मों से जुड़ी लगभग सारी जानकारियां मालूम थी। एक दिन स्कूल में फ्रेंच स्टूडेंट और वहां की मोदी सरकार के बीच प्रोटेस्ट चल रहा था। मैथ्यू की मुलाकात वहां इजाबेल से होती है। इजाबेल मैथ्यू से कहती है, मैं हमेशा तुम्हें यहाँ देखती हूँ, तुम हमेशा खोए खोए से अकेले रहते हो, किसी से बात नहीं करते, तुम गे हो क्या? मैथ्यू के अंदर आग लग जाती है। वो अपने गुस्से पर काबू करके इजाबेल से कहता है, मैं दरअसल अमेरिका से यहाँ पढ़ने आया हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं है और किसी से मेरी कुछ खास जान पहचान भी नहीं है। इजाबेल उसे फिर अपने भाई थियो से मिलवाती है। क्योंकि तीनों को मूवीज में काफी इंटरेस्ट था, जल्दी तीनों में दोस्ती हो जाती है। तीनों के बीच पंचायत चल रही होती है कि इतने में वहां पुलिस आ जाती है और प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स को भगाने लगती है। ये तीनों भी अपना अपना पिछवाड़ा लेकर वहां से निकल जाते हैं। घर जाते आते रास्ते में तीनों और भी कई सारे टॉपिक्स को लेकर बातें करते हैं। मैथ्यू अंदर ही अंदर काफी खुश था। उसे दो अच्छे दोस्त जो मिले थे। अब उसे क्या पता था कि यही दोनों उसके केस लेने वाले हैं। घर पहुंचकर मैथ्यू अपनी माँ को एक खत लिखता है, जिसमें वो लिखता है कि आज उसने 2 नए दोस्त बनाए हैं। अगली सुबह मैथ्यू घोड़े बेचकर सो रहा होता है, तभी फोन की घंटी बजती है। ये कॉल थियो का था। वो मैथ्यू को अपने घर डिनर के लिए इन्वाइट करता है। शाम को मैथ्यू थियो के घर पहुंच जाता है। घर के अंदर जाने पर मैथ्यू देखता है कि घर काफी बड़ा था। ये देखकर मैथ्यू की आंखें चौधिया जाती है। इजाबेल उसे अपनी माँ से मिलवाती है। इजाबेल की माँ को नहीं पता था कि मैथ्यू भी डिनर के लिए आने वाला है, फिर भी जैसे तैसे करके वो मैनेज कर ही लेती है। इजाबेल फिर उसे अपने पापा से भी मिलवाती है। उसके पापा एक फ्रेंच पोएट थे। डिनर करते समय वो मैथ्यू को अपने इंस्पिरेशन वगैरह के बारे में ज्ञान पेलने लगते हैं, बट मैथ्यू उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। इसी वजह से वो मैथ्यू पर नाराज हो जाते हैं और पूछते हैं कि तुम क्या सोच रहे हो। मैथ्यू कुछ नहीं बोलता है, बट जब वो फोर्स करने लगते हैं तब मैथ्यू कहता है कि मैं इस लाइटर को देख रहा था। इस लाइटर और इस टेबल पर बिछे कपड़े के बीच कितनी समानता है। हमारे आसपास मौजूद हर किसी चीज का हर किसी न किसी चीज के साथ समानता होती ही है। ये सुनकर इसाबेल के पापा मैथ्यू से काफी इंप्रेस हो जाते हैं और कहते हैं कि काश थियो भी ऐसा होता। दरअसल थियो और उसके डैड के बीच नहीं बनती थी। थियो की सोच पूरी तरह से पॉलिटिकल थी। वो हर किसी को गलत ही समझता था। वो रैलीज और होने वाले दंगों को भी सपोर्ट किया करता था। थियो के पापा शांत स्वभाव के थे और उन्हें शांति ज्यादा पसंद थी। इसी वजह से डिनर टेबल पर ही दोनों के बीच तू में हो जाती है। थियो के पेरेंट्स काम की वजह से हमेशा घर से बाहर ही रहा करते थे और दोनों भाई बहन अकेले इस घर में। उसी रात जाने से पहले वो दोनों भाई बहन को एक चेक देकर जाते हैं। पेरेंट्स के जाने के बाद दोनों मैथ्यू को आज रात उनके घर पर ही रुकने के लिए कहते हैं। इजाबेल मैथ्यू को एक चुम्मी देते हुए कहती है, रुक रहे हो या नहीं? मैथ्यू के मन में लड्डू फूटता है और साला चमड़ी रुकने का हिसाब बना लेता है। रात में मूत्र विसर्जन करके वापस जाते टाइम मैथ्यू की नजर थियो के कमरे में पड़ती है। अंदर का सीन देखकर उसके पैरों के तले जमीन ही खिसक जाती है। वो देखता है कि थियो अपनी बहन इजाबेल के साथ नग्न अवस्था में घोड़े बेचकर सो रहा है। भाई बहन को इस हालत में देखने के बाद उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है। मैथ्यू चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाता है। अगली सुबह इजाबेल मैथ्यू के ब्लैंकेट को खींचते हुए उसे जगाती है। मैथ्यू ने सिर्फ चड्डी पहनी हुई थी। वो शर्माते हुए कहता है कि ऐसे कौन जगाता है? इजाबेल कहती है कि मैं हमेशा इसी तरह थियो को जगाती हूँ। मैथ्यू को यह सब काफी अजीब लग रहा था। फिर वो मैथ्यू को अपने साथ बाथरूम में ले जाती है। ब्रश करते समय इजाबेल की कातिल नजर मैथ्यू के लाल लाल होठों पर पड़ती है। वो कहती है कि तुम्हारे बेबी लिप्स मुझे बहुत पसंद आए। वो उसके होठों पर लिपस्टिक लगाने लगती है, बट मैथ्यू अपनी इज्जत बचाकर वहां से निकलने की कोशिश करने लगता है। इतने में थियो वहां आ जाता है और उन दोनों के सामने ही नंगा होकर नहाने लग जाता है। थियो कहता है कि हमारे पेरेंट्स 1 महीने तक वापस नहीं आने वाले हैं, तब तक तुम हमारे साथ रह सकते हो। मैथ्यू कहता है कि अभी हमारी दोस्ती को सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं, तुम मुझे ठीक से जानते भी नहीं हो। थियो कहता है कि तुम्हें अच्छी तरह से जानने के लिए तो हमारे साथ रहने के लिए कह रहा हूँ। मैथ्यू फिर इसाबेल से पूछता है, क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इजाबेल कहती है कि यह मेरा ही आइडिया था। मैथ्यू इन दोनों के साथ ही रहने का मूड बना लेता है। एक दिन तीनों एक गेम खेल रहे होते हैं। इस गेम में वो दोनों किसी पुराने फिल्म के सीन एक्ट करके दिखाते हैं और मैथ्यू को गेस करना होता है कि वो सीन किस फिल्म का है। अगर वो गेस नहीं कर सका तो फिर उसे एक डेयर पूरा करना पड़ेगा। इजाबेल एक काफी पुरानी फिल्म का एक्ट करके दिखाती है, बट मैथ्यू भी कुछ कम नहीं था। उसे फिल्म से जुड़ी काफी नॉलेज थी। वो उस फिल्म का नाम गेस कर लेता है, जिसकी वजह से थियो और इजाबेल दोनों ही मैथ्यू से काफी इंप्रेस हो जाते हैं और कहते हैं कि इतने दिनों से हमें तुम्हारे ही जैसे एक फ्रेंड की तलाश थी। दोनों एक पुरानी फिल्म का एक्ट रियल लाइफ में करना चाहते हैं। यह उन दोनों भाई बहन का सपना था।
उस सीन के दौरान तीन दोस्त एक आर्ट गैलरी में आपस में रेस लगा रहे होते हैं और यही वो रियल लाइफ पे भी करना चाहते हैं। ये सुनकर मैथ्यू की फट जाती है। उसे डर था कि अगर कहीं वो पकड़ा गया तो फिर उसे अपना बोरिया बिस्तर बांधकर वापस अमेरिका जाना पड़ेगा। लेकिन दोनों भाई बहन की जिद करने पर आखिरकार मैथ्यू मान जाता है और तीनों एक आर्ट गैलरी में जाकर आपस में रेस लगाते हैं, जिसमें वो सफल भी हो जाते हैं। इसके बाद तीनों की दोस्ती और भी गहरी हो जाती है और दोनों से कहते हैं कि अभी तुम हम में से एक हो। घर वापस जाते टाइम बारिश होने लगती है और तीनों भीग जाते हैं। घर पहुंचकर थियो मैथ्यू को अपने कुछ कपड़े पहनने के लिए देता है। थियो जब ड्रिंक लाने जाता है तो मैथ्यू को उसके अलमारी में कुछ तस्वीरें मिलती है। उन तस्वीरों में से वो इजाबेल की तस्वीर अपनी चड्डी में छुपा लेता है। चमड़ी साला। तीनों फिर एक कमरे में जाकर वापस से वही गेम खेलने लग जाते हैं। एक बार फिर इजाबेल किसी मूवी की सीन को एक्ट करके दिखाती है, बट इस बार थियो मूवी का नाम नहीं बता पाता है। फिर वो थियो को एक डेयर पूरा करने के लिए कहती है, जिसे जानकर आपकी भी फट जाएगी। वो थियो को एक तस्वीर देते हुए कहती है कि इसे देखकर हम दोनों के सामने मास्टरबेट करो। थियो भी बिना कोई भेदभाव किए सबके सामने ही अपना हाथ चलाना शुरू कर देता है। अगले दिन थियो मैथ्यू को लेकर एक बार में जाता है। वह मैथ्यू से कहता है कि मेरी भी दो बड़ी बहनें हैं, वो कभी भी मुझे उनके सामने मास्टरबेट करने नहीं कहती। मैंने तुम दोनों को नग्न अवस्था में एक साथ सोते हुए भी देखा है। क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम भाई बहन के बीच आखिर कौन सी खिचड़ी पक रही है? थियो कहता है कि हम दोनों ट्विंस हैं। जब हमारा जन्म हुआ था तब हम एक दूसरे से जुड़े हुए थे। हम दोनों के शरीर भले ही अलग है पर दिमाग एक ही है। एक दिन फिर से तीनों वही गेम खेल रहे होते हैं। इस बार थियो किसी मूवी की एक्ट करके दिखा रहा होता है। इजाबेल और मैथ्यू दोनों ही उस फिल्म का नाम नहीं बता पाते। फिर थियो उन दोनों को एक डेयर पूरा करने के लिए कहता है। वो कहता है कि तुम दोनों को मेरे सामने ही गपागप करना होगा। ये सुन के ही मैथ्यू की फटके चार हो जाती है। वो कहता है कि मुझे इन सब चीज़ों में प्लीज़ इन्वॉल्व मत करो। इधर इजाबेला बेधड़क अपने कपड़े उतारकर तैयार हो जाती है, पर मैथ्यू को ये सब काफ़ी अजीब लग रहा था। वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, बट थियो उसे पकड़ लेता है। जोर ज़बरदस्ती की वजह से मैथ्यू भी आखिरकार मान ही जाता है। इजाबेल मैथ्यू के कपड़े उतारने लगती है। उसे उसकी चड्डी के अंदर अपनी तस्वीर मिलती है, जिसे मैथ्यू ने छुपाया हुआ था, जिसे देखकर दोनों भाई बहन हंसने लग जाते हैं। इसके बाद फिर दोनों पलंग तोड़ने में लग जाते हैं। पलंग तोड़ने के बीच हमें पता चलता है कि इजाबेल का ये फर्स्ट टाइम था। वो अभी तक एक वर्जिन थी। इसका मतलब थियो और वो सिर्फ एक साथ सोते थे और दोनों के बीच कुछ भी ऐसा वैसा नहीं हुआ था। थियो अपनी दोनों आंखों से इस नज़ारे का लुत्फ उठा रहा था। इस घटना के बाद दोनों के बीच ये पलंग तोड़ने का सिलसिला जारी रहता है। एक दिन इंटीमेट होते टाइम मैथ्यू इजाबेल से पूछता है कि अगर तुम्हारे पेरेंट्स से उसके बारे में पता चल गया तो तुम क्या करोगी? इजाबेल कहती है कि वो दिन कभी नहीं आएगा और अगर कभी ऐसा हुआ तो वो सुसाइड कर लेगी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि समाज को उसके और थियो के रिश्ते के बारे में कुछ भी पता चले। मैथ्यू को भूख लगती है और वो खाना लाने किचन में चला जाता है। वापस आने पर वो देखता है कि थियो इजाबेल के साथ सो रहा था। मैथ्यू उनसे कहता है कि तुम दोनों आपस में इतने करीब हो, फिर भी तुम लोगों ने मुझे अपना फैमिली का हिस्सा बनाया। बट थियो ये बात साफ कर देता है कि वो और इजाबेल एक हैं। उन दोनों के बीच कोई नहीं आ सकता। तुम हमारे सिर्फ एक अच्छे दोस्त हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये सुनकर मैथ्यू को काफ़ी अजीब लगता है, बट उनसे वो कुछ नहीं कहता। थियो को मैथ्यू और इजाबेल के बीच चल रही प्रेम रोग को देखकर काफ़ी जलन होने लगी थी। एक दिन सभी बाथरूम में एक साथ नहा रहे होते हैं कि तभी थियो और मैथ्यू के बीच तू-तू में होने लगती है। थियो कहता है कि अमेरिकन्स काफ़ी बुरे होते हैं। वो लोग वियतनाम में वार लड़ रहे हैं, छोटे बच्चों और किसानों को मार रहे हैं। इसी वजह से वो सारे अमेरिकन्स को ब्लेम करने लगता है। मैथ्यू कहता है कि हमारे जवान वही करते हैं जो प्रेसिडेंट उन्हें करने के लिए कहते हैं, और अगर किसी ने उनकी बात नहीं मानी तो फिर उसे जेल भेज दिया जाता है। इसी वजह से वो यहाँ पेरिस में अपनी पढ़ाई पूरी करने आया है। दोनों के बीच चल रही इस बहस को इजाबेल शांत करवाती है। फिर वो मैथ्यू से कहती है कि तुमने कहा था कि तुम हम दोनों से प्यार करते हो, क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई प्रूफ है? मैथ्यू कहता है कि तुम्हें क्या प्रूफ चाहिए? वो कहती है कि मैं और थियो तुम्हारे नीचे की जंगल की सफाई करना चाहते हैं। ये सुनते ही मैथ्यू की फटके 16 हो जाती है। वो गुस्से में कहता है कि तुम दोनों जो कर रहे हो वो गलत है। तुम दोनों का सिर्फ शरीर बड़ा है लेकिन दिमाग बिल्कुल बच्चों जैसा। तुम दोनों एक साथ नंगे होकर सोते हो, नहाते हो ठीक वैसे ही जैसे छोटे बच्चे क्या करते हैं। इस तरह तुम दोनों कभी मैच्योर नहीं बन पाओगे। फिर वो इसाबेल से कहता है कि तुम्हें तो कुछ नहीं पता है। क्या तुम्हारा पहले कोई बॉयफ्रेंड था? क्या आज तक तुम किसी लड़के के साथ डेट पर गई हो? तुम वही करती हो जो थियो तुम्हें करने के लिए कहता है। ये सारी बात इसाबेल को तीर की तरह चुभ जाती है। वो कहती है कि मैं थियो को छोड़कर आज तक किसी दूसरे लड़के के साथ बाहर नहीं गई। फिर मैथ्यू उसे एक डेट पर लेकर जाता है जहां दोनों डिनर करते हैं और एक हॉल में नाइट शो देखने के बाद घर वापस आते हैं। वापस आने पर दोनों देखते हैं कि थियो किसी लड़के के साथ रंगरलियां मना रहा था। पूरे कमरे में पलंग टूटने की आवाज़ गूंज रही थी। यह देखकर इजाबेल परेशान हो जाती है और वो अंदर ही अंदर जेलस फील करते हुए फूट फूट कर रोने लग जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक बार फिर से थियो और मैथ्यू के बीच पॉलिटिकल इश्यूज को लेकर चर्चा हो रही थी। थियो की भाषण सुनने के बाद मैथ्यू से कहता है कि तुमसे बड़ी बड़ी बातें करते हो
लेकिन खुद कभी जाकर प्रोटेस्ट नहीं करते। अगर तुम ऐसे ही फेंकते रहे तो कुछ नहीं होगा, तुम्हें खुद जाकर कुछ करना चाहिए। कुछ देर बाद इजाबेल वहां आती है और दोनों को ड्राइंग रूम में ले जाती है। अंदर एक टेंट बना हुआ था। वो दोनों भाई बहन जब छोटे थे तो ऐसे ही टेंट बनाकर सोया करते थे। तीनों उसी टेंट के अंदर नंगे सो जाते हैं। सुबह उनके पेरेंट्स वापस आ जाते हैं और तीनों को ऐसी अवस्था में देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो उन्हें नहीं उठाते हैं और एक चेक साइन करके वहां से चले जाते हैं। सुबह जब डेढ़ से इजाबेल की आंख खुलती है तब उसे वो चेक मिलता है जिसे उसके फादर वहां छोड़ कर गए थे। वो समझ जाती है कि उनके पेरेंट्स को सारी सच्चाई पता चल चुकी है। उसे अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील होता है और वो सोचती है कि अब वो अपने पेरेंट्स को मुंह नहीं दिखा पाएगी। वो किचन में चली जाती है और पूरे घर को आग लगाकर सुसाइड करने के लिए गैस लीक कर वापस आती है और थियो और मैथ्यू के साथ टेंट के अंदर सो जाती है। उसी वक्त घर के बाहर दंगा चल रहा था। एक पत्थर खिड़की के ग्लास को तोड़ता हुआ अंदर आ जाता है, जिस वजह से मैथ्यू और थियो की भी नींद खुल जाती है। मैथ्यू पूछता है कि यह स्मेल किस चीज की है। झूठ बोलते हुए इजाबेल कहती है कि यह टीयर गैस है। तीनों कूद कर नीचे जाते हैं और प्रोटेस्ट में शामिल हो जाते हैं और पुलिस के ऊपर पत्थर बरसाने लग जाते हैं। प्रोटेस्ट में मौजूद लोग पुलिस के ऊपर बॉम्ब फेंकने का प्लान बना रहे थे। थियो भी उन लोगों के साथ शामिल हो जाता है। मैथ्यू थियो को रोकने की बहुत कोशिश करता है, बट थियो निकला मंगल पांडे। वो और उसकी बहन अपना प्रोटेस्ट जारी रखते हैं। मैथ्यू रियलाइज करता है कि चाहे वो उन्हें कितनी भी प्यार की अहमियत समझाए, वो लोग नहीं बदलेंगे और वो उनमें से एक नहीं बन पाएगा। मैथ्यू वायलेंस के एकदम खिलाफ था, इसलिए वो वहां से भाग जाता है। पुलिस प्रोटेस्टर्स के ऊपर लाठीचार्ज करने के लिए आगे बढ़ती है और दोस्तों मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो ये थी भाई बहन और वो की पूरी कहानी, आई मीन द ड्रीमर्स की पूरी कहानी। ये मूवी रिलीज हुई थी सन 2003 में और इसकी IMDb रेटिंग है 7.2 आउट ऑफ 10। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे सेफ एंड टेक केयर।